अपने इस नए वीडियो में स्वागत करते हैं। ये वीडियो जो होने वाला है, आपने जो एग्जाम दिया है बिहार बोर्ड 2025 का, ये 2025 का जो बायो का एग्जाम था उसका मैं आज सॉल्यूशन देने वाला हूं। अगर आप लोग 70 में से 35 क्वेश्चन मार के आए और वो बिल्कुल सही है तो फिर क्या ही बात है भैया। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं मेन वीडियो पे और जानते हैं कि क्या है आज का सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आ जाइए, पीडीएफ को आपको ओपन किया जाए। बताइए कि आप लोगों को कौन सा सेट मिला था बच्चे लोग। तो ए मिला था, बी मिला था, सी मिला था, डी मिला था। तो हमको तो बच्चा लोग यहां पर भेजा है सेट नंबर सी। कौन भेजा है? सेट नंबर सी। तो चलिए आज सेट नंबर सी को सॉल्व करते हैं। आज केवल 40 क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म कर दिया जाएगा और कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चंस है और लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात ये याद रखिए कि मैंने जो आप लोगों को बताया था और जो मेरे बच्चे यहां पर क्लास कर रहे हैं, यार क्या क्वेश्चन था, दिल खुश हो गया उन लोगों को ना। इसीलिए तो मैंने पूछा कि मेरे बच्चे लोग कैसा किया एग्जाम। तो सर पूरा फाड़ दिया एग्जाम में, दम धासु गर्दा मचा दिया, हिला दिया मार्केट। तो आप लोगों को मार्केट हिलाना है क्योंकि देखिए मैंने कुछ ऐसे सेक्शन में पढ़ाए थे वो सारे क्वेश्चंस और वो बच्चे आज मेरे देखेंगे तो बिल्कुल ये कहेंगे कि हाँ सर ये आपने पढ़ाया था और ये आया है एग्जाम में। बिल्कुल, यानी अगर 70 मार्क्स का थ्योरी वो नहीं बनाए होंगे तो फिर क्या ही फायदा है यार। तो ये आज चलते हैं यहां पर ध्यान देते हुए इसको सॉल्व करते हुए कि ये कहता है 70 क्वेश्चन 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है और एक सही का हमें क्या करना होता है? बबल करना होता है। किस पे बबल करना होता है? OMR शीट पर बबल करना होता है। तो ये OMR शीट आप लोगों को मिला होगा, आई होप कि उसमें आपने कोई गलती नहीं किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने वीडियो पे धीरे धीरे स्लोली। भैया मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जरूर क्वेश्चंस को बनाए होंगे, सॉल्व किए होंगे। दोनों तरीके से मैं बताते चलूंगा, 1 और 2। 35 प्रश्न आपको बनाने हैं 70 में से। कितने में से बनाने हैं? 70 में से 35 प्रश्न बनाने हैं आपको। टोटल 70 नंबर में से 35 प्रश्न बनाने हैं आपको, 1 नंबर का है। और इस 1 नंबर के प्रश्न के साथ चलते हैं और जानते हैं कि सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है बच्चे लोग सबसे पहला प्रश्न कि नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रवृत्ति या प्रकृति क्या होती है? अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। और इधर क्या लिखे हुए हैं भैया? एने टिपेगा तो नहीं जाओगे, एने टिपेगा तो जाओगे। ये भी गजब का हमारा बोर्ड काम करता है भाई। त्रिगुणित होती है। देखिए इस प्रश्न को पढ़े, थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़े। देखिए यहां हम कर रहे हैं ना, तो यहां जा रहा है, इन्हें नहीं जा रहा है, ये पगले हुए हैं। तो इंग्लिश में व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म। तो भैया थोड़ा सा इस प्रश्न को डिटेल में बात करते हुए चलते हैं क्योंकि पढ़िएगा समझिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, डायरेक्ट टेंशन नहीं। जिम्नोस्पर्म यानी प्लांट किंगडम का, जब प्लांट किंगडम हम लोग पढ़ रहे थे तो ये चौथा डिवीजन था। प्लांट किंगडम को हम लोग 5 डिवीजन में बांटते हैं और 5 डिवीजन में से चौथा था जिम्नोस्पर्म, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इधर से अगुणित यानी ए और हैप्लॉइड का मतलब होता है एन। ठीक है ना, ये बायो में हैप्लॉइड का मतलब होता है एन। व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म? तो आंसर हो जाएगा ए हैप्लॉइड नंबर और ऊपर में हो जाएगा अगुणित। क्या हो जाएगा? अगुणित। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन होता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेस हार्मोन। देखिए बायो कभी कभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो इंग्लिश में भी इस तरीके से लिख देता है स्ट्रेस। और देखिए यहाँ पे स्ट्रेस है, ऐसे स्ट्रेस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं तनाव। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चे लोग डी। क्या हो जाएगा? डी, अबसिसिक एसिड। ठीक है ना, अबसिसिक एसिड। कहीं कहीं पे इसको ए भी लिखता है। ठीक है ना, अबसिसिक एसिड। तो दिक्कत क्या नहीं। अगला प्रश्न पे चलते हैं भैया।
कहता है अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हार्मफुल टू द ओजोन लेयर? तो ओजोन लेयर भैया जो बनता है ये O3 को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, और ये हमारे वायुमंडल को, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत सारे हवाएं रहते हैं, इस एटमॉस्फेयर, इस वायुमंडल में O3 अल्ट्रावायलेट रेज, जिसको यूवी रेज बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को आने से बचाता है ये ओजोन लेयर। लेकिन ये ओजोन लेयर कहीं कहीं से अब छेद होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है भैया? छेद, यानी होल। और जब ये होल हो जाएगा तो यूवी रे हमें क्या करेगा? स्किन कैंसर का प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये किस वजह से होता है? SO2 बिल्कुल नहीं, CO2 बिल्कुल नहीं, जो टिक लगाए वो गलती है। ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो बचा हमारा फेरोन। ठीक है सर, ये फेरोन क्या होता है? तो आपने ये क्वेश्चन को CFC से सुना होगा, कई जगहों पर CFC ऑप्शन देता है, लेकिन यहाँ पे फेरोन दिया है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पूरा फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, इसको CFC बोलते थे। इसी का एक सब्स्टिट्यूट हम लोग बोल सकते हैं, या इसी का एक एजेंट के रूप में फेरोन होता है, यानी इसी के साथ, यानी इससे इसे निकलता है। ये फेरोन किसमें पाया जाता है? तो ये CFC जो होता है AC वगैरह में ज्यादातर पाया जाता है, एयर कंडीशनर। लेकिन ये रेफ्रिजरेटर फेरोन जो होता है, रेफ्रिजरेटर जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसमें फेरोन पाया जाता है। अगला प्रश्न, चौथा नंबर हम लोग लेके चलते हैं। चौथा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड है भैया आपका राइनोसेरस, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग गैंडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंडा, राइनो। तो इसमें हम इंग्लिश वाला भी बता देंगे आपको, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा गैंडा। ठीक है, जो अगर ऑप्शन डी मारे होंगे एक इस क्या बोलते हैं सेट के अकॉर्डिंग सी, बाकी सब में ऑप्शन कुछ अलग अलग रहता है, लेकिन ये जो भी ऑप्शन का नंबर अलग अलग रहता है, बाकी क्वेश्चन सेम रहता है। जितने भी होंगे, जो ABCDE पूरा 10 सेट होता है, तो 10 सेट में ऑप्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सेम होता है। तो आप लोग भी मिलाते चलिएगा। मैं सेट सी का सॉल्यूशन दे रहा हूं, आपका जो प्रश्न होगा वो इधर उधर हो सकता है बच्चे लोग। आगे आते हैं, इसी में आगे इंग्लिश वाला यही देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू काजीरंगा नेशनल पार्क? तो हम लोग मारेंगे राइनोसेरस। क्या मारेंगे? राइनोसेरस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं थोड़ा सा, भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? और यही आपका यहां पर इंग्लिश में भी दिया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बायो रिजर्व इन इंडिया? क्या नंबर है बायो रिजर्व इन इंडिया का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। टोटल 18 है बायो रिजर्व। ओके, तो यहां से ऑप्शन नंबर 18 मान लीजिएगा। संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? तो 18 है। अगला छठा प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस नाइट्रोजन? इसमें से कौन नाइट्रोजन फिक्स करता है? एनाबीना, अल्वा, गिलोथ्रिक्स या स्पाइरोगाइरा? तो भैया अल्वा होगा क्या? अगर जो अल्वा मारे होंगे वो गलती है, ऑप्शन नंबर बी गलती है। अगर स्पाइरोगाइरा मारे होंगे ये भी गलती है। गिलोथ्रिक्स मारे होंगे ये भी गलती है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा एनाबीना। तो इसका एनाबीना जो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न नंबर छठा का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चे लोग,
जबरदस्त, मस्त। देखिए अभी हमने ये प्रश्न नंबर 7वां जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये बोला क्राइटॉक्सिन क्या करता है। ये जब क्राइटॉक्सिन के बारे में आप पढ़ते हो तो ये आप पढ़ लीजिए किसमें, बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है उसमें ये बखूबी समझाया है क्राइटॉक्सिन क्या होता है। क्राइटॉक्सिन भैया बैसिलस thuringiensis मैंने बताया था, बीटी कॉटन, इसमें उसी में एक कोडेड करके बनाया गया है क्राई ए क्राई बी ऐसे करके, क्राई बी और क्राई ए सी। तो क्राइटॉक्सिन का काम है, इसमें देखिए इनमें से एक से अधिक कार्य करता है, ऑप्शन दे दिया। जब ये दे तो थोड़ा एक बार ध्यान से प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है कि सही बातें क्या है। तो कोशिकाओं को फुला देता है, तो बिल्कुल ये सही है, क्राइटॉक्सिन कोशिका को फुलाता है। कौन सी कोशिका, तो ये आंत वाली कोशिका जो कि मध्य आंत्र के एपिथेलिया को बंद कर देता है, ठीक है ना, यानी उसी में ये फुलाने लगता है, ये स्वेल करता है उसको। और लास्टली फिर आंत्र की कोशिकाओं को तोड़ देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसिस। क्या बोलते हैं, लाइसिस। इसका मतलब होता है ब्रेक, यानी तोड़ देना। तो ये क्राइटॉक्सिन यहां पर आंसर दे देगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। और इंग्लिश वाले जो बच्चे लोग लिखे होंगे मैं उनको भी बता देता हूं। What does critoxin do? Swelling of cell, binding of epithelium in the midgut, ये जुड़ जाता है। Lysis of intestines, more than one of this, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, more than one of this। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज शुगर केन सॉन, किस तरीके से। तो बिल्कुल जो किसान होंगे, जो किसानी तरीके से देखते होंगे, जो बच्चे लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, उनके पापा चाहे जो गांव में रहते हैं, अगर उनके घर में बुआते हैं तो ये प्रश्न उनके लिए बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आप लोग इससे जुड़े होते हो, धरती से जुड़े होते हो, तो इसीलिए इसका आंसर आप लोगों ने माना होगा बी। अब बाकी अगर जो हम लोग नहीं जुड़े हुए रहते हैं उनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें जो होती है वो हमें जिंदगी सिखाती है, रोजमर्रा के जीवन में हम लोग एवरीडे के लाइफ में सीखते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो होती हैं वो सीखना पड़ता है, और कुछ कुछ देख के सीख जाते हैं। तो ये देख के सीखने वाले में जो किसानी करते होंगे, अगर उनसे फसल के बारे में पूछा जाए, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड के बारे में पूछा जाए तो आसानी से जवाब दे देंगे उनका, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके बारे में पूछा जाए तो फिर वो कैसे, तो उनके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़े हैं और हम लोग जानते हैं कि स्टीम को काट के इसका आंसर होता है, तो यहाँ पर तने के टुकड़े के द्वारा। अगला प्रश्न करते हैं, अगला प्रश्न पे चला जाए। अगला प्रश्न 9वां नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। और इंग्लिश में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय SO2 पॉल्यूशन, यानी SO2 पॉल्यूशन से कौन अफेक्टेड होगा। तो देखिए ना, SO2 पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। कौन सा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन मोस्टली। तो एयर पॉल्यूशन में क्या ये न्यूक्लियस को अफेक्टेड करेगा, नहीं करेगा। क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया को अफेक्टेड करेगा, नहीं करेगा। क्या गोल्गी बॉडी को, नहीं करेगा, क्योंकि ये सेल के सब पार्ट है। मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूं, ये सेल के इनसाइडर ऑर्गेनेल्स है। क्या है भैया, ऑर्गेनेल्स। तो ये यहां पर इनको नहीं करेगा, तो ये करेगा क्लोरोप्लास्ट को। ये क्लोरोप्लास्ट कहां पे होता है, ये लीव्स पे होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी पत्ते के ऊपर, यानी हरित लवक पत्ते के ऊपर होता है, जिसके वजह से SO2 का पॉल्यूशन ज्यादा अफेक्टेड करता है, कि ये क्लोरोप्लास्ट को अफेक्ट करेगा। किसको करेगा, क्लोरोप्लास्ट को। तो जो ऑप्शन नंबर सी माने होंगे वो बिल्कुल सही माने हैं। दुनिया का इजी प्रश्न, मैं एक बात और आपको इस प्रश्न से रिलेटेड बात करते हुए चलूंगा कि देखिएगा, रिप्रोडक्शन यूनिट से मैंने देखा है, रिप्रोडक्शन यूनिट से इस बार का प्रश्न MCQ का, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं, और इस बार MCQ लगभग मोर देन 10 क्वेश्चन किया है भैया, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन अभी तक, ऊपर में 1-2 आपने देख भी लिया होगा। और अभी देखिए ये भी रिप्रोडक्शन चैप्टर से, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सबसे पहला चैप्टर से है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है, यानी बर्थ टू डेथ,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको एक ही चीज कहते हैं लाइफ स्पैन, ठीक है ना, जीवन अवधि। अब देखिए ऑप्शन कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, जीवन काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीवन काल। बहुत इजी प्रश्न है, इस बार बोर्ड इस प्रकार के प्रश्न को लेकर आपको 1 नंबर उपहार में दे रहा है। बहुत ही अच्छा है, बहुत इजी है, और पर बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, छठा सतमा से ये पढ़ते आ रहे हो बायोलॉजी में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है, यानी सर्टोली सेल्स आर कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, किस हार्मोन के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा FSH हार्मोन। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है वो आपका रिप्रोडक्शन यूनिट से है, ठीक है ना, ओके। और ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 है। और जो आपने जो बीज पत्रिया देखा था, नग्न बीज पत्रिया जिसको मैंने हैप्लॉइड बताया, वो फ्लावर से था, वो भी रिप्रोडक्शन चैप्टर का ही था। ये सारे रिप्रोडक्शन चैप्टर के ही हैं, तो इसका FSH हो जाएगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे आइए। वाह क्या प्रश्न है, ये अच्छा है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता। इसका इंग्लिश होता है, अपरा का मतलब होता है प्लासेंटा। क्या होता है, प्लासेंटा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पास थ्रू प्लासेंटा, तो कहता है कि अल्कोहल, फैटी एसिड, आयरन या मैटरनल एंटीबॉडीज। तो देखिए सबसे पहली बात कि प्लासेंटा अगर बात करें तो ये भी देखिए ह्यूमन, ये रिप्रोडक्शन का ही है, यूनिट का, रिप्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड है। देखिए अगला क्वेश्चन फिर कर दिया, कितना लगातार करते जा रहा है। प्लासेंटा किसमें पाया जाता है, फीमेल में। और ये प्लासेंटा किससे जुड़ा होता है, तो फीमेल और बेबी के बीच का कड़ी होता है, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ने का कड़ी होता है प्लासेंटा। माँ जो भी चीज खाती है, ठीक है ना, पीती है, वो सारा चीज बेबी को मिलता है। अगर वो दारू पिएगी, अल्कोहल पिएगी, तो दारू भी बच्चा को मिलेगा, पूरा एकदम बच्चा। मतलब इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चे होते हैं तो माँ को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि दारू माँ पिएगी तो बच्चा भी एकदम अंदरे अंदरे हाई वोट करने लगेगा, और वो कौन बोलता है, ऐसे नहीं, वो उसका नुकसान पहुंचेगा। जो इसमें केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं प्रॉब्लम वाले, वो नुकसान पहुंचाएगा। ये नहीं कि माँ अगर बेड़वा बन गई तो बेटा भी बेड़वा बन जाएगा, वो उसको नुकसान होगा डेवलपमेंट में। फैटी एसिड्स भी जाता है, आयरन भी जाता है। क्या नहीं जाएगा, मैटरनल एंटीबॉडीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडीज माँ का बच्चे में नहीं जाता है, प्लासेंटा में नहीं जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं जाता है, ठीक है। बाकी ये सब चीज जाता है, पूछा कि कौन नहीं जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, मातृ प्रतिरक्षी। अगला प्रश्न पे आते हैं। देखो ये जो है नहीं, बड़ी नौटंकी करता है, काहे से कर रहा है। चलिए 13 नंबर प्रश्न कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। वाह, इवोल्यूशन चैप्टर से, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन न्यू स्पीसीज। तो भैया इसमें हम कहेंगे ना, ये वाला, ये विलग्न भी है, कुछ परिवर्तन भी है, प्रतियोगिता भी है। हालांकि प्रतियोगिता थोड़ा नहीं लेके चलेंगे, लेकिन ये तीनों है। अब कह रहा है कि इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो सब दे दिया है। अगर बोलता ना कि नहीं है तो हम लोग डी मार देते। प्रश्न बहुत एकदम ट्रिक से देता है एग्जामिनर, देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर बोलता तो हम लोग कंपटीशन मार सकते थे, ठीक है।
हम लोग इसके बाद का जो प्रश्न किया है कि न्यू स्पीसीज क्या है भैया, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वेरिएशन। क्या हो जाएगा? वेरिएशन, जिसको बोलते हैं विविधता। ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या नहीं। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसके विवर को कोरक रंध्र ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं? इंग्लिश में बोल रहा है कि द ओपनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लास्टोपोर। किसका ओपनिंग जो होता है वो ब्लास्टोपोर के नाम से, कंदूक, तुतक, कोरक या तंत्रिका। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए। देखिए इंग्लिश में तो हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका हो जाएगा गैस्ट्रूला और ऑप्शन नंबर हो जाएगा कंदूक। क्या हो जाएगा? कंदूक। ठीक है, इसका ये भी आपका जो क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन यूनिट से है। अगला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे लोग 15 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन परिदलपुंज का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पेरिएंथ। ठीक है ना, ये पेरिएंथ जो होता है सेपल प्लस पेटल फ्यूज्ड होता है, तब हम इसको बोलते हैं। और सेपल प्लस पेटल जो होता है इसको टेपल भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेपल। और टेपल को हम लोग पेरिएंथ भी बोलते हैं। ये मैंने बहुत पहले ही वीडियो बनाया था और अभी के रिसेंट में ये वीडियो एक दो बच्चे देखे हैं तो उस पर कमेंट भी किए हैं कि सर आपके समझाने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है बायो में। तो बच्चे लोग ये देख लीजिएगा पीछे वीडियो, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हूं मैं वहां पे। तो पेरिएंथ का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेपल, जिसको हम लोग बोलते हैं परिदलपत्र, टेपल। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल्स इज मोटाइल। मोटाइल का मतलब गतिशील का मतलब होता है मूवमेंट करने वाला। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है आपका रिप्रोडक्शन यूनिट से है। ठीक है, कितने सारे प्रश्न किए गए। तब ये शुक्राणु कोशिका होती है। जब शुक्राणु को आप देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसके अंत में एक टेल होता है। ठीक है, ये टेल मूवमेंट करता है यानी घूमेगा। तो शुक्राणु कोशिका इसका कौन से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, निम्न में से कौन लिंग संलग्न गुण है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। तो ये जो भी मान है, अगर कलर ब्लाइंडनेस मान रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता। अगला प्रश्न 18 नंबर पे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? तो जीवित जीवाश्म इसमें भैया एक ही है, यहां पर ये है आपका एम्फियोक्सस। ठीक है ना, वैरेनस, लैम्प्रे और लैटिमेरिया में एम्फियोक्सस इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं। इंग्लिश में भी देख लीजिएगा एम्फियोक्सस ही है। इसमें देखिएगा एम्फियोक्सस मान लीजिएगा, इंग्लिश में सेम चीज है। 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? तो ये चैप्टर है ऑरिजिन ऑफ अर्थ का इवोल्यूशन से ही। इवोल्यूशन में मैंने ये पढ़ाया था और बच्चे लोग बखूबी जानते होंगे, जो मेरे बच्चे लोगों को माने भी होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं था इस पृथ्वी पर, यानी ऑक्सीडेटिव नहीं था। ओके, तो ऑक्सीजन नहीं था। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? ठीक है, ये कहता है जीवाणु एवं प्रोटोजोआ, चूहा एवं कुत्ता, स्टार मछली एवं कटल फिश या कुत्ता मछली और बेल। तो आपको मैं बता दूं अभिसारी का मतलब होता है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा, अभी मैं पेज चेंज करूंगा तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है ना, तो कन्वर्जेंट ये भी इवोल्यूशन चैप्टर का है आपका ये सबसे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉग फिश, कुत्ता मछली जिसको बोलते हैं, एंड वेल। देखिए आगे में दिया होगा, ऑप्शन नंबर डी मान लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी है, ये आप लोगों को इंग्लिश वाले बच्चे लोगों को मार लेना है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। डॉग फिश एंड वेल के द्वारा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है? भैया एटाविज्म उसे बोलते हैं जो प्राचीन समय में था, यानी एक समय में ये था लेकिन अब नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का
ये वाला बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एटाविज्म, यानी बच्चे के जन्म के समय छोटी पूंछ। तो ये हम लोग के समय में जब प्राचीनतम हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है ना, पूर्वज किनको बोला जाता है, एप्स को, मंकीज को, हमारे पूर्वज हैं। तो बंदर में अभी भी पूंछ है लेकिन हम लोगों में खत्म हो गया है। तो ये पूंछ लेकिन दिखाई देता है, ये भी मैंने बच्चे लोगों को बताया था बहुत अच्छे से। ये कब, ये हमारे एम्ब्रियोनिक समय में, यानी जन्म के समय में बच्चे लोगों के पास पूंछ होता है, ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक टाइम में। अगला है, तो इसको पूंछ मान लीजिएगा। यहाँ पे a baby born with a long and a small tail, a baby born with a small tail। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लैक ओपेरन में बीटा गैलेक्टोसिडेज का कोडिंग करता है। ये भी मैंने बच्चे लोगों को बखूबी बताया था, जेनेटिक्स का है, ठीक है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का है। तो हम लोग जेड जीन, बच्चे लोग जेड जीन जो है वो लैक ओपेरन बीटा गैलेक्टोसिडेज को क्या करता है, कोडिंग करता है, लैक जेड जीन। अगला प्रश्न पे आते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। यहां से ये मान लेना है लैक जेड जीन। उसके बाद जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स करने के दौरान में ये बीमारी होता है, एक से दूसरे में फैलेगा। तो भैया ये जो है, ये अगर कोई सिफिलिस से ग्रसित है या फिर गोनोरिया से ग्रसित है, ये दोनों से ग्रसित है, तो ये बीमारी यौन संचारित रोग कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चे लोग। ये प्रश्न कहता है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब। किस स्टेज में एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। तो 8 सेल एम्ब्रियो, ठीक है, तो 8 सेल एम्ब्रियो तो सही है, 32 सेल एम्ब्रियो गलत है, जाइगोट ये सही है, ये भी सही होगा। तो देखिए, अब देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या एकदम ट्रिक है, देख रहे हैं ना आप लोग, देखिएगा बिहार बोर्ड पहले जैसा नहीं रहा बाबू, अब पढ़ना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़िएगा तो कंफ्यूज आइएगा, कंफ्यूज आइएगा तो जाइएगा। क्या दिया है, 8 सेल एम्ब्रियो भी है, क्या दिया है, जाइगोट भी है। देखिए यहाँ पे 32 सेल, यहाँ क्या दे दिया ऑप्शन, जाइगोट और 8 सेल एम्ब्रियो दोनों। तो है ना दिमाग लगाने वाला, अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो ये प्रश्न हमारा गलती हो जाएगा। अगर हड़बड़ में मारेंगे तो अरे हाँ हमने पढ़ा था 8 सेल एम्ब्रियो, चलो इसको मार देते हैं, हमने इसे मार दिया, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, इस पे नहीं ध्यान दिया, पूरा ऑप्शन पे। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, ये हमेशा कहता हूं, और आगे का जो भी एग्जाम हो इसे आप लोग जरूर कीजिएगा। जाइगोट और 8 सेल एम्ब्रियो होगा आपका ये ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते हैं जनसांख्यिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोग्राफ, ठीक है ना। इसका ऑप्शन हो जाएगा जनसांख्यिकी और ये हो जाएगा डेमोग्राफी इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, क्या है, डेमोग्राफी। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। तो भैया देखिए, त्वचा का रंग निर्धारित करने वाला एक है मिलेनिन, ठीक है ना। तो ऑप्शन में ये है कि नहीं है, तो मिलेनिन नहीं है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव, एकाधिक जीन, एकाधिक यानी ये मल्टीपल जीन हो जाता है, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं, ऐसे होगा अगले पेज में, मल्टीपल जीन, ठीक है ना। इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज, और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव, मात्रात्मक का मतलब क्वांटिटेटिव, मल्टीपल जीन। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल जीन। चलिए अगले पेज को देखते हैं कि ये क्या है, दिया है या नहीं दिया है, दिखा देता हूं। जो इंग्लिश मीडियम के क्वांटिटेटिव, मल्टीपल जीन, क्वालिटेटिव, ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीपल जीन, ऑप्शन नंबर बी। न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं, ये प्रश्न दिया है। न्यूरोस्पोरा में, ये न्यूरोस्पोरा है, ठीक है, 8 एस्कोस्पोर कैसे बनेंगे। तो देखिए ऑप्शन दिया है यहां पर 3 माइटोसिस। देखिए माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन।
यानी n से 2n में जब बनेगा तो इक्वेशनल डिवीजन, और 12 से n में जब बदलेगा तो मियोसिस हम लोग बोलते हैं इसे। तो हम लोग जानते हैं कि 2 है तो 2 से पहले 4 बनना है तो माइटोसिस होगा। इक्वेशनल डिवीजन की 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो पहला माइटोसिस हो गया। कॉम्प्लिकेटेड है, उतना नहीं है, बस खाली आप लोग ऑप्शन मिला लीजिएगा। तो 2 से 4 बना। अब रिडक्शनल डिवीजन या फिर ये 4, तो n है तो केवल अगर n बनाएगा तो ये 4 प्लस 4 ऐड होगा तभी तो वो 8 बनेगा ना। अगर 4 माइटोसिस फिर करेगा तो ये 16 बन जाएगा। तो इसीलिए एक माइटोसिस होगा और एक मियोसिस होगा, यानी एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री, है ना। देखिए समसूत्री का मतलब इक्वेशनल, अगर 2n है तो 2n में ही चेंज होगा, समझ में आ रहा है। तो अगर यहां से 2 से 2 बना तो बच्चे लोग 28वां प्रश्न कहता है महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। यानी ये ऐसा पुरुष है जो महिला का भी लक्षण है, पुरुष प्लस महिला। तो देखिए पुरुष के लिए एक वर्ड होता है, ठीक है, एंड्रो। पुरुष के लिए कौन सा वर्ड होता है? एंड्रो, बायो में। और महिला के लिए होता है गाइनो। ये दोनों वर्ड को जो मिला के बनेगा एंड्रो गाइनो, वो बन जाएगा। मुझे तो गाइनो, देखिए केवल ऑप्शन समझिए, गाइनोमॉर्फ, गाइनो क्या बोल दिया, केवल महिला के लिए होगा गाइनो, तो ये तो होगा नहीं। पॉलीमॉर्फ का मतलब बहुत सारे, मैनी हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। जॉलीमॉर्फी क्या होता है? जॉली का मतलब तो मूडी होता है, यानी जो हमेशा खुश रहे, जॉली मूड, तो जॉलीमॉर्फ भी नहीं होगा। अब ये देखो गाइनो एंड्रो है ना, गाइनो प्लस एंड्रोमॉर्फ, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। इसके आगे वाले में भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए पॉलीमॉर्फ, जॉलीमॉर्फ, गाइनोमॉर्फ और गाइनो एंड्रो, जो मैंने लिखा था आपका यही दे रहा है, गाई एंड्रोमॉर्फ। ओके चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? देखिए ये भी रिप्रोडक्शन यूनिट से चैप्टर से है आपका, कितना सारा क्वेश्चन किया है, और वो भी जो भी आपने देखा था, हालांकि वो जेनेटिक्स का है, जब जेनेटिक्स में सेक्सुअल लिंकेज ये सब पढ़ते हैं तब वहां पे है, लेकिन उसको हम लोग मिला सकते हैं, डिसेंबल कर सकते हैं इससे, रिप्रोडक्शन यूनिट से भी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं? शुक्राणु का मतलब स्पर्म होता है, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपिंग स्पर्म गेट द न्यूट्रिशन, यानी स्पर्म को न्यूट्रिशन किससे मिलता है? तो ये मिलता है सर्टोली सेल से। किससे मिलता है? सर्टोली सेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं बिना देर किए हुए। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन, सिस्ट्रॉन एवं रेकॉन पद की प्रतिपादित किया था? भैया ये आपका जेनेटिक्स से है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही लेवल रखता है ये प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न सबसे बनने वाला बात नहीं है, ये जेनेटिक्स चैप्टर से है। जब जेनेटिक्स में आप डीएनए के डीप में जाइएगा तो डीएनए के यूनिट को क्या बोलते हैं, जीन के यूनिट को क्या बोलते हैं। डीएनए और डायरेक्ट जीन से रिलेटेड है कि किसने प्रतिपादित यानी किसने प्रपोज किया था। इसका आंसर हो जाएगा एस बेंजर ने किया था, ठीक है। ये एकदम नीट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, नीट लेवल का क्वेश्चन है, ये एकदम पकड़ के रखना है। और ये एनसीईआरटी बुक में भी बहुत रेयरली ढूंढने से मिलेगा, इसके लिए आपको रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ता है, या फिर जो ऐसे टीचर से पढ़ना पड़ता है जिसके पास थोड़ा डीप नॉलेज हो। आइए तो फिर आप चलते हैं इसमें, देखिएगा इसका जो इंग्लिश वाला फॉर्म है, इंग्लिश वाले फॉर्म में हम लोग बात करेंगे। देखिए इंग्लिश वाले फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, लिखे हुए नहीं ना, कि who among the following propounded the term Newton, Sistron and Recon। ठीक है, इतना वक्त नहीं है, नहीं तो आपको इस सबको मैं बता देता। इसका डायरेक्ट आंसर होगा एस बेंजर। और बच्चे लोग ये वीडियो क्योंकि हो जाएगा बहुत लंबा, मैं चाहता हूं कि 30 मिनट तक मैं हार्डली वीडियो को रखूं, तो ये 30 प्रश्न ही आज मैं रहने देता हूं। अगले क्लास में यानी इसका जो पार्ट 1 वीडियो है, ये पार्ट 2 वीडियो में इसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन और दूंगा। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सर को, अपने भाई को, अपने मेंटर को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।